नमस्कार दोस्तों, बाइजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं 9 मई 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करूंगा, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आज की पहली प्रमुख खबर है, यहाँ पर 6 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, पेज नंबर 16 है, ये ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 16 पे आई हुई खबर है, मास हैचिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स बिगन एट उड़ीसास ऋषिकुल्या रूकरी। तो ऋषिकुल्या क्या है? नदी है। आपको मैं पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। तो यहाँ पर आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये कछुए हैं ऑलिव रिडले, जो कि यहाँ पर शुरू हो गया है इनका बड़े पैमाने पर। उड़ीसा के तट पर यह जो है आ चुके हैं, और इसके बारे में मैंने बताया है। तो इस मार्च महीने में उड़ीसा के समुद्र तट यानी ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के पास लगभग 7,90,000 ओलिव रिडले कछुए अंडे देने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से अब लाखों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आए हैं, जिसके चलते उड़ीसा का समुद्र तट इन छोटे देख रहे हैं ना नन्हे नन्हे कछुओं से यह भर गया है। और इसमें ओलिव रिडले जो समुद्री कछुए हैं, जिन्हें जो है वो प्रशांत ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं। यह मुख्य रूप से अटलांटिक महासागरों, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की जो यह इनकी आकृति आप देख रहे हैं ना, मध्यम आकार के यह पाए जाते हैं, यह प्रजाति है, और यह मांसाहारी होते हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह विश्व का जो सबसे पुराना संगठन है IUCN द्वारा यह जारी रेड लिस्ट में इन्हें जो है अति संवेदनशील प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण खबर है, आज की इसमें आई हुई खबर है, याद रखेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण है कि यह बच्चे इन बंडों से जो इन अंडों से निकले बच्चे समुद्री मार्ग में वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान पर, एक सबसे महत्वपूर्ण है कि जहां पर ये बच्चे अंडे देते हैं, फिर वापस हजारों किलोमीटर दूर जा करके फिर वहीं पर ये जा करके वापस रुकते हैं। तो इस तरह से आने वाले दिनों में सामूहिक हैचिंग की संख्या बढ़ने की और उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र के साथ साथ वन विभाग की कृत्रिम हैचरी में अंडों से छिटपुट घोंसलों के धब्बों को, मतलब जो स्पॉट है, उनको इकट्ठा किया गया। इनके लिए जो है ना टेम्परेचर मैटर, तापमान मायने रखता है, यानी उस मायन अवधि के दौरान रेत और वातावरण के तापमान के आधार पर वे 45 से 60 दिनों में हैच करते हैं। जैसा कि बड़े पैमाने पर घोंसले के शिकार की संख्या धीरे धीरे चरम पर पहुंच गई थी, फिर कम हो गई, तो सामूहिक जो हैचिंग की भी उसी रास्ते पर ले जाने की उम्मीद थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह काफी महत्वपूर्ण खबर है। ये इसे रेड डाटा लिस्ट में आपको मैंने बताया ही कि यह अति संवेदनशील यानी वल्नरेबल प्रजातियों की श्रेणी में इसे रखा गया है। ये आप देख सकते हैं महानदी के बारे में आपको बताया ही हूँ। छत्तीसगढ़ के कहां से निकलती है? सिहावा की पहाड़ी से निकलती है, और ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर उड़ीसा के जो है तट पर यह जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब ये देख रहे हैं ऋषिकुल्या नदी यहाँ पर है, यहीं पर ये लोग जो है नेस्ट यहाँ पर घोंसले बनाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, अंडे देते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं गाहिर माथा ओलिव रिडले नेस्ट, गाहिर माथा उसी के लिए जाना ही जाता है प्रजनन के लिए। गाहिर माथा जो है अब जो ये कह सकते हैं कि यह कछुओं को ही समर्पित यह है ही, याद रखेंगे, अभयारण्य कह सकते हैं इसको। समझ में आई बात? तो इस तरह से यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऋषिकुल्या नदी, देवी रिवर, इनकी भी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पारादीप, ये भी क्या है, एक यहाँ पर यह एक पत्तन है, यहाँ से निर्यात भी किया जाता है लौह अयस्क वगैरह। तो इसी पर आधारित एक प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। छोटी खबर है, प्रीलिम विशेष खबर है, महत्वपूर्ण है, तो आइए देखते हैं। इसमें है कि ओलिव रिडले कछुओं को प्रशांत ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के नाम से भी जाना जाता है। ये कथन एकदम सत्य है। यह दूसरा जो है पॉइंट, ओलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर उड़ीसा के गंजम तट यानी ऋषिकुल्या नदी के मुहाने के पास पर अंडे देने आते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये मुहाने के पास यहाँ पर अंडे देते हैं। तो यह कथन एकदम सत्य है, अतः आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं, पेज नंबर 11 पे आई हुई खबर है। यह इसको हम देख सकते हैं कि IR से भी जोड़ सकते हैं, यानी राजनाथ सिंह ओपन न्यू रोड टू कैलाश मानसरोवर। तो ये आप देख सकते हैं, ये चीन का बॉर्डर है,
यहाँ पर यह मानसरोवर है। मानसरोवर देखिए, कैलाश जो पर्वत श्रृंखला है, तो कैलाश आप देख सकते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय की अगर हम लोग चर्चा करें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ये जो कैलाश पर्वत श्रेणी है, लद्दाख और जास्कर, जैसे अगर मैप में देखा जाए तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और इसी के समानांतर कैलाश पर्वत श्रेणी, जहां पर मानसरोवर झील भी है, यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसी के दक्षिण में राकसताल लेक है, यहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। तो 3 बड़ी नदियों का उद्गम इस मानसरोवर लेक से होता है। तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में एक नई 80 किलोमीटर की सड़क को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। तो यह जो है कहां से गुजरेगी, ये देख रहे हैं आप, यह मिलाम है और लिपुलेख दर्रा। तो ये लिपुलेख दर्रा देख याद रखेंगे, दर्रे क्या होते हैं? यह नदी अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां के रूप में जाने जाते हैं। इन दर्रों के माध्यम से नदियां प्रवेश करती हैं और जो है सुरंगें आप देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे दर्रे हैं उत्तराखंड में, लिपुलेख, माना, हाँ याद रखेंगे, ये जो है शिवकीला दर्रा, और जैसे हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे शिवकीला दर्रे से, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया ना कि सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? शिवकीला दर्रे से प्रवेश करती है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी जो दर्रे हैं, नीति, माना, लिपुलेख, थागला, तो ये जो लिपुलेख दर्रा है, यह आप देख सकते हैं कि लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर, इस चित्र में आप देख सकते हैं कैलाश मानसरोवर के लिए जो है एक नया मार्ग तैयार किया गया है। और याद रखेंगे कि इसको जो है, इसका जो निर्माण है, इस रोड, ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण चाइना स्टडी ग्रुप यानी CSG के दिशा निर्देशों के आधार पर किया गया है। और यह सड़क जो है भारत चीन बॉर्डर यानी इंडो चाइना बॉर्डर, जिसे ICBR द्वारा यह वित्त पोषित है। अब थोड़ा सा कैलाश पर्वत के बारे में अगर जानना है तो कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के आसपास क्षेत्र, यहाँ इसकी यात्रा जो है हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। तो अवस्थित उत्तराखंड की सीमा से 100 किलोमीटर यह से कम भी दूरी पर है। और इस पर्वत पे हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन, तो बोन जो है क्या है, स्वयं को बौद्ध धर्म से अलग मानता है, तिब्बत का एक धर्म है, तो ये पवित्र माना जाता है स्थल। तो हिंदुओं में कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से क्या है, कौन वहां पर निवास करता है? भगवान शिव। तो यह जो है हिंदुओं द्वारा इसे पृथ्वी का केंद्र और स्वर्ग माना जाता है। तो लिपुलेख दर्रा ये 17,000 फीट, ये देख रहे हैं ना, 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक तरह से देखा जाए, यहीं पर आप देखिए, ये यहाँ बगल में नेपाल शुरू हो जाता है, भारत, नेपाल, चीन। एक तरह से देखा जाए तो यह त्रिसंध, तीसरा जो है त्रिजंक्शन के करीब उत्तराखंड में यह स्थित है। तो इस नवीन मार्ग यह एकदम देखिए LAC, पहले भी चर्चा कर चुका हूं, LAC मतलब लाइन एक्चुअल कंट्रोल। जैसे LOC क्या है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, LAC भारत और चीन के एकदम करीब में है उत्तराखंड के। और काली नदी, जैसा कि आपने देखा होगा, काली नदी उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, याद रखिएगा। तो यह काली नदी जो भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। और इस सड़क निर्माण में, जैसे अपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन, और जो सड़क है धारचूला को लिपुलेख यानी चीन सीमा पर जोड़ती है। तो यह जो है काफी, यहां आप देख रहे हैं ना धारचूला, तो ये जो है चीन सीमा को जोड़ रही है। और 2018 में इस परियोजना की लागत 439.40 करोड़ रुपया की जो है की गई थी मंजूरी। और इस परियोजना को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा 2005 में ही मंजूरी दी गई थी। इसे वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना था। तो इस तरह से लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा यानी यह नवीन मार्ग देखा जाए तो परिवहन माध्यमों और मार्गों से तय किया जा सकता है। यानी दिल्ली से पिथौरागढ़ 490 किलोमीटर की दूरी, पिथौरागढ़ से यहां पर आप देख रहे हैं ना घाटिबगढ़ दिख रहा है, से 130 किलोमीटर, फिर घाटिबगढ़ से आप देख सकते हैं फिर सीधा ये जा रहा है लिपुलेख दर्रे को यह जोड़ता है। तो इस तरह से चीन की सीमा से 5 किलोमीटर की दूरी पर आप यहाँ पर लोग पैदल जा करके, उसके बाद 97 किलोमीटर की दूरी सड़क के द्वारा वो लोग
हासिल करते हैं, इसको तय करते हैं। तो 43 किलोमीटर लंबाई की पैदल परिक्रमा सड़क द्वारा ही तय की जाती है। तो इस जो नवीन मार्ग से क्या महत्व, इसका महत्व क्या बढ़ जाएगा, सामरिक महत्व भी बढ़ जाएगा। तो यह लंबाई कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपलब्ध अन्य मार्गों की तुलना में लगभग पांचवां हिस्सा, हाँ, पांचवें हिस्से के बराबर है। तो इस तरह से यह सबसे छोटा तथा यात्रा खर्च के अनुसार सबसे सस्ता यह मार्ग हो जाएगा। और दूसरा जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो है कि संपूर्ण दूरी पैदल या वाहनों से ही तय की जा सकेगी, इसमें कोई भी यानी हवाई यात्रा शामिल नहीं होगी। और क्या महत्व है इसका कि लगभग 84% हिस्सा यानी इस मार्ग में जाने वाला जो है 84% जो है हिस्सा किसका होगा, भारत में रहेगा और 16% चीन में, जबकि अन्य मार्गों में 80% हिस्सा चीन में स्थित है। तो इस तरह से लिपुलेख दर्रे पर चीन सीमा में 5 किलोमीटर के मार्ग को छोड़कर संपूर्ण यात्रा अब वाहन के द्वारा की जा सकेगी। तो कैलाश मानसरोवर के लिए जो अन्य दो मार्ग हैं, यहीं पर आप देखेंगे सिक्किम है। सिक्किम क्या है, सिक्किम एक तरह से देखा जाए तो नेपाल आगे आप बढ़ेंगे सिक्किम मिलेगा। ये चूंकि चित्र में यहाँ पर नेपाल, इसके आगे जैसे सिक्किम कहाँ है, तो एक तरह ये हम आपको बना के दे रहे हैं, ये नेपाल और भूटान के बीच अवस्थित है कि नहीं, ऊपर तिब्बत या चीन कह सकते हैं। तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो यहां से भी मार्ग था। तो इस तरह से अब 3 मार्ग हो गए हैं, यानी सिक्किम मार्ग और दूसरा काठमांडू मार्ग यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो इस तरह से 3 मार्गों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है। तो काठमांडू मार्ग जो है दिल्ली से 1150 किलोमीटर इसमें जो है उड़ान भरी जाती है जो है वायुयान के द्वारा, और 1940 किलोमीटर की दूरी सड़क द्वारा यानी 2 हवाई उड़ानों एवं हेलीकॉप्टर से फिर 43 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो इस तरह से आप देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ये लिपुलेख मार्ग हो गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे, फिल्म विशेष हो सकता है। अब इसी पर आधारित प्रश्न है कि भारतीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित करते हुए लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए एक नया मार्ग है। एकदम सत्य कथन है। इस सड़क परियोजना का निर्माण चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशों के अनुसार किया गया तथा यह सड़क परियोजना भारत चीन बॉर्डर रोड ICBR द्वारा भी वित्त पोषित है। यह भी कथन सत्य है, आंसर सी होगा। अब आते हैं पेज नंबर 8 पे आई हुई खबर है, हम लोग कल भी चर्चा किए थे, काफी महत्वपूर्ण। मैंने कल बताया भी था एक लाइन में कि NGT इस पर सुनवाई करेगा। तो NGT ने जो है गैस रिसाव मामले में NGT ने वही जो पुराना ब्रिटिश कालीन कानून को यानी 19वीं शताब्दी के जो ब्रिटिश कालीन सिद्धांत के तहत LG पॉलीमर को यानी प्राइमा फेशियल जिसे क्या कहते हैं प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया है, जिसमें 50 करोड़ की राशि इसको देना पड़ेगा। तो इसमें जो है सख्त दायित्व का सिद्धांत यानी पॉइंट है ना 1986 में निरर्थक बना दिया गया था। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 21 में जीवन जीने यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हैं, राइट टू ईट, राइट टू लिव, जीने का अधिकार, दायित्व का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल हैं। जीवन जीने का अधिकार। तो इस सिद्धांत के अनुसार यानी आप देख सकते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण हो जाती है बात कि विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में NGT ने वही ब्रिटिशकालीन जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो प्रिंसिपल है उसी के आधार पर LG पॉलीमर कंपनी को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना है, जिसके तहत 50 करोड़ की क्षतिपूर्ति जमा राशि जारी करने का निर्देश दिया है। और साथ ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन की बात किसने की है, NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल है क्या, यानी सख्त दायित्व का सिद्धांत। इसके अनुसार एक औद्योगिक इकाई किसी आपदा के लिए, समझ रहे हैं बात, वह जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। औद्योगिक पदार्थों का रिसाव किसी दुर्घटना या प्राकृतिक जन यानी एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगी। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों की क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्रिटिश कालीन जो 1868 में, याद रखेंगे 1868 में रिलायंस बनाम फ्लेचर मामले से मानी जाती है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति कौन, सख्त दायित्व का सिद्धांत। तो इसमें जो है औद्योगिक आपदा यानी जो कंपनियों में आई आपदा से संबंधित कंपनियों के जो आवश्यक
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको निभाने में कई प्रकार की छूट प्रदान करता है सख्त दायित्व का सिद्धांत। लेकिन उसको जो है 1986 में ही निरर्थक बना दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, स्पेशल यानी इसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल। तो यह ओलियम गैस रिसाव मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भारत जैसे विकासशील देश में लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल एक तरह से देखा जाए तो कम है। इसके लिए इसके स्थान पर एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल लागू किया जाना चाहिए। तो पूर्ण दायित्व के सिद्धांत की आवश्यकता आपको मैं बताता हूं कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी सुना होगा, आज भी उसे याद किया जाता है। 2-3 दिसंबर यानी 2 की रात में 3 दिसंबर 1984 को MIC मेथिल आइसोसाइनेट के रिसाव की वजह से हुआ था। तब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती ने ऐसी घटनाओं के लिए कारपोरेट इकाइयों को जिम्मेदार ठहराया था। तो इस तरह से पूर्ण दायित्व का सिद्धांत के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को यह निर्णय लेना होगा कि भविष्य में ऐसी जो घटनाएं होंगी या दुर्घटनाएं होने पर कारपोरेट या कंपनियों को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाए तथा इन इकाइयों की आवश्यक जो क्षतिपूर्ति राशि है उस इन कंपनियों से जरूर वसूल किया जाए। और यह निरपेक्ष एवं एब्सोल्यूट का तात्पर्य क्या है कि यह समाज के लिए जिम्मेदारी की निभाने को बाध्य करता है और जीवन जीने का अधिकार यानी हर व्यक्ति का अधिकार है। इसीलिए देखिए कल की न्यूज में हमने बताया था कि ह्यूमन राइट कमीशन ने भी जो है लगाया है, इवन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों पर जो है उसने नोटिस जारी किया है, इसकी जांच के आदेश दिए हैं। तो इस तरह से पूर्ण दायित्व का सिद्धांत और अनुच्छेद 21 का ही हिस्सा है ये। इसमें जीवन के अधिकार के एक मतलब राइट टू लाइफ इसके एक मतलब के रूप में माना जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले भी जैसा कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि आपातकाल के दौरान में भी यह इनको सीमित नहीं किया जा सकता है, ये एक्टिव रहते हैं। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1986 में ओलियम गैस रिसाव मामले में प्रतिपादित किए गए पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को बाद में NGT अधिनियम 2010 की धारा 17 में इसको डाला गया था। तो इस तरह से धारा 17 के अनुसार यदि कोई औद्योगिक आपदा किसी दुर्घटना के कारण, यानी औद्योगिक आपदा मतलब जैसे आप देख रहे हैं गैस का रिसाव या कुछ भी हो सकता है जैसे कि, तो उस पर अधिकरण बिना यानी नो फॉल्ट प्रिंसिपल बिना त्रुटि का सिद्धांत के आधार पर औद्योगिक जो इकाइयां हैं या कंपनियां हैं उन पर महत्वपूर्ण कार्रवाई की जा सकती है। अब इसके अगर देखा जाए तो इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो अब इस अधिनियम से यानी जैसे कि मान लीजिए कि जो नुकसानदेह कारखाने हैं उनमें हुई दुर्घटना के लिए हमेशा जो है उस सिस्टम को ही दोषी ठहराया जाता है, चाहे आपदा जो भी ये घटना हुई है किसी के कारण हुई हो, तो इसके पीछे उद्यम की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो यह जो एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है। इसी पर आधारित प्रश्न है, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी मामले में NGT ने ब्रिटिश कालीन सख्त दायित्व के सिद्धांत के आधार पर LG कंपनी को प्रथम दृष्टि यानी प्राइमा फेसी दोषी माना है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है कि NGT ने LG पॉलीमर कंपनी को 50 करोड़ की प्रारंभिक क्षतिपूर्ति राशि जमा करने के निर्देश के साथ ही एक तथ्य खोज समिति यानी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन किया है। तो यह भी कथन सत्य आता है, आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 11 पे आई हुई खबर है, अपग्रेड ऑफ 37 डिफेंस एयरफील्ड सून। यह भी काफी महत्वपूर्ण खबर है, रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधित। इसको GS के 3rd पेपर में आप डाल सकते हैं। यानी वायुसेना, याद रखेंगे, वायुसेना, नौसैनिक, तट रक्षक बल तथा अन्य सेवाओं के एयरफील्ड के लिए आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण के लिए तो इसमें 1200 करोड़ रुपए की राशि से लागत से 37 हवाई अड्डों यानी एयरफील्ड के मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज यहां पर MS टाटा पावर
SED के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो इसमें जो है याद रखिएगा, यानी इसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेप 2, हाँ, यानी चरण 2 चरण 1 के बाद होने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें IAF के किसके IAF के 30 एयरफील्ड का सुधार शामिल है। तो MAFI चरण 1 यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेप 1 के अंतर्गत एयरफील्ड के आधुनिकीकरण से सैन्य और नागरिक उद्योग के लिहाज से व्यापक लाभ हुआ है। और यह परियोजना एक टर्नकी यानी तैयार परियोजना है। इसमें CAT-2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और CAT-2 एयरफील्ड लाइटनिंग सिस्टम आदि आधुनिक एयरफील्ड उपकरणों की स्थापना और चालू करना शामिल है। एयरफील्ड के आसपास लगे उपकरण प्रत्यक्ष रूप से एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से जुड़े रहेंगे, जिससे हवाई यातायात नियंत्रकों को एयरफील्ड सिस्टम पर अच्छा नियंत्रण कंट्रोल हासिल होगा। और परियोजना के अंतर्गत परिवहन सहायकों बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से कम दृश्यता तथा खराब मौसम में भी सैन्य और नागरिक विमानों को हवाई परिचालन आसान बनाकर परिचालन क्षमता में सुधार किया जाएगा, जिससे हवाई सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी, इसका महत्व बढ़ जाएगा। तो इस समझौते से वर्तमान परिस्थितियों में अगर बात की जाए तो क्या लाभ होगा? घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे जो है 250 सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन से विभिन्न गतिविधियों से जुड़ने से प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। इस समझौते से बाजार में बहुप्रतीक्षित पूंजी का फ्लो होगा, प्रवाह होगा। संचार, हवाई जहाज तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ सामान एवं विद्युत उपकरण यानी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट व निर्माण जैसी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं ये काफी महत्वपूर्ण है और ये मैंने एक एक करके इसके बारे में आपको बताया। अब जो है तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रीलिम विशेष खबर हो सकती है। अब बढ़ते हैं, इसी पर आधारित एक प्रश्न है। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल और अन्य सेवाओं के 37 हवाई अड्डों के लिए आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये कथन एकदम सत्य है। इस समझौते से बाजार में बहुप्रतीक्षित पूंजी का प्रवाह होगा और संचार, हवाई जहाज तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, सामान्य और विद्युत उपकरण व निर्माण जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये भी कथन सत्य आता है, आंसर सी होगा। अब बढ़ते हैं, पेज नंबर 8 पे आई हुई खबर है। इसको IR के अंतर्गत डाल सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत डाल सकते हैं कि इंडिया जापान टू वर्क टुगेदर पोस्ट कोविड-19। बहुत ही सुंदर लेख आया हुआ है। भारत जापान मिलकर काम करेंगे कोविड-19, हाँ, कोविड-19 के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी समकक्ष तारो कोनो ने शुक्रवार को भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आधार मानते हुए कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। तो इस तरह से रक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में भारत के योगदान और महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए श्री कोनो तारो को सूचित किया। इसके अलावा दोनों रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के लिए उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की। दोनों देशों ने भारत जापान विशेष सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक और वैश्विक साझेदारी का भी समझौता किया। तो इसमें जो है इस तरह से भारत दूसरे देशों के साथ इस महामारी से निपटने के लिए क्या सहयोग कर रहा है, इस पर चर्चा हुई और दोनों रक्षा मंत्रियों ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग के क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की और इससे निपटने के लिए एक अच्छा आधार है दोनों के सामरिक साझेदारी का। इससे पहले आप देख सकते हैं जापान ने कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में जो रेमडेसिविर दवा, याद हो तो अमेरिका अन्य देशों को भेज रहा है, दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है।
गिलेड साइंस इंक इस दवा का प्रयोग पहले से ही कोरोना संक्रमित मरीजों पर हो रहा था, लेकिन जापान ने पहली बार इस दवा को कोरोना के इलाज के लिए अप्रूव किया। इसके बाद अब अधिक तौर पर जापान में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल होने लगा। इसके पहले अमेरिका ने भी अमेरिका में जो दवा बनाने वाली कंपनियों ने कोरोना के इलाज के में इस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। तो जापान ने अपने इसका जो है एकदम कम समय में ही फैसला ले लिया कि यह दवा अच्छी है। तो अब जापान में कोरोना के इलाज का आधिकारिक दवा है रेमडेसिविर, और यह भारत में मलेरिया की उसमें प्रयोग की जाती है। भारत लोगों की सहायता कर रहा है। तो इस तरह से, और भारत जापान के रिश्ते 2x2 समझौता, पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूं। तो इस तरह से प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ऐलान किया कि कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर दवा देने जा रहे हैं। किसने? जापान सरकार ने। तो कोरोना के इलाज में कोई दवा नहीं होने की वजह से पूरी दुनिया इसके इलाज में रेमडेसिविर के इस्तेमाल में दिलचस्पी दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं कि आज भारत कहां है। तो इस तरह से इसका बेहतर रिजल्ट आ रहा है। जापान में कोरोना वायरस के मामले कम ही आए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि औद्योगिक देशों में जापान में संक्रमण के कम मामले हैं। हालांकि संक्रमण के नए मामलों की वजह से हॉस्पिटलों पर दबाव है, इसके इलाज को लेकर डॉक्टरों पर भी दबाव है। एक और इसी में एक खबर मैं जोड़ूंगा कि जापान जो है उत्तर प्रदेश में जापान ने उत्तर प्रदेश में भी इकाइयां लगाने की बात की। जापानी इकोसिस्टम विकसित करेगा, दोनों देशों के बीच यानी बात हुई और राज्य में यह इकाई अपनी लगाएगा। तो भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी और काउंसलर तमुका कजिता और रियोजी फुई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के द्वारा, जो कि सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री हैं, तो उनसे संवाद हुआ। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रियाकलापों और आर्थिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने के लिए जापान सहयोग करेगा, नए औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने पर बल देगा। तो इस तरह से स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों व कारखानों के श्रम नियमों में जो है उत्तर प्रदेश ने 1000 दिवसों अर्थात 3 वर्ष की अवधि हेतु अस्थायी छूट भी प्रदान की है। इस हेतु उत्तर प्रदेश ने भी उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 लाया गया है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो कोविड-19 से बचाव और उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की भी सराहना की जापान ने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जापान ने $2.2 बिलियन का फंड बनाया। कोविड-19 के कारण चीन से पलायन करने वाली कंपनियों को अन्य देशों में उद्योग स्थापित करने के लिए जापान सरकार ने ऐसा किया है। और यूपी में मानव संपदा को बड़े स्किलिंग प्रोग्राम से जोड़ा जा सकता है। तो यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि जापान जो है पूरी तरह से भारत के लिए इंटरेस्ट ले रहा है। इसी पर आधारित एक प्रश्न है कि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आधार मानते हुए कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। ये कथन एकदम सत्य है। जापान ने कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी है। गिलेड साइंस इंक की इस दवा का प्रयोग पहले से कोरोना संक्रमित मरीजों पर हो रहा था, लेकिन जापान पहली बार इस दवा को कोरोना के इलाज के लिए अप्रूव किया। तो इस तरह से ये भी कथन सत्य, अभी मैंने खबर में ही बताया। तो ये देख सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है। तो आंसर सी होगा। आज के संपादकीय पृष्ठ पेज नंबर 6 पे आया हुआ है। संपादकीय पृष्ठ आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेपिंग इंडियाज रिस्पॉन्स इन ए ग्लोबल हिंज मोमेंट, याद रखिएगा। तो इस तरह से वैश्विक जो कह सकते हैं जो ग्लोबल हिंज मूवमेंट में भारत की प्रतिक्रिया को आकार देना है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुधार इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना, मेन ये है कि भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं और उनके काम और सोच पर लचीलेपन की चिंता करता है। भारत खुद को तेजी से खतरनाक दुनिया में पाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर और धीमा हो रहा है। तो हम आज एक नई भू राजनीतिक स्थिति में हैं जो मुख्य रूप से चीन, भारत व अन्य शक्तियों के उदय के कारण है। अब जैसे देख सकते हैं कि भारत, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि चीन, भारत, फिर जो है भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश यानी इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ईरान, वियतनाम। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो गुरुत्वाकर्षण के नए आर्थिक और राजनीतिक केंद्र में यानी विश्व में भारत की क्या स्थिति है। तो भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
आगे बढ़ना होगा। तो इस तरह से शक्ति संतुलन में तेजी से बदलाव ने हथियारों की दौड़ और अनिश्चितता, असंगति तथा संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट रवैये से जो है अनिश्चितता को भी बढ़ाया है। तो चीन यूएस विवाद आप देख सकते हैं कि इस परिस्थिति में भारत को अपने कूटनीतिक प्रयासों को सफल बनाते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चीन यूएस में जिस तरह से रणनीतिक विवाद बढ़ रहा है, इसकी आर्थिक सहनिर्भरता अब मतलब बहुत तेजी से लड़खड़ाने की दिशा में है। चीन अमेरिका में प्रभुत्व रखता है, अब तक दुनिया में प्रभुत्व कायम है, तो दुनिया को एक अस्थिर शक्ति संक्रमण का सामना करना पड़ रहा है, जो पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका लगातार यानी यूएसए लगातार चीन पर आरोप लगा रहा है कि इस कोविड-19 बीमारी को रोका जा सकता था, वुहान से जब शुरू हुआ था वहीं पर इसके प्रसार को रोका जा सकता था, लेकिन आज इसने पूरे विश्व को खतरे में डाल दिया है। वहीं पर इसके प्रत्युत्तर में चीन पीछे नहीं हट रहा है, वह सीधे बोल रहा है कि अमेरिका अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अमेरिका में चुनाव नजदीक हैं, जिसकी वजह से वह पूरा जो है उसके ऊपर डालना चाहता है अपनी समस्याओं को। वह अपनी इस बीमारी से निजात नहीं पा रहा है, तो इस कमी को छुपाने के लिए हमारे ऊपर यह डाल रहा है। तो इस तरह से सामरिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो नई स्थिति के लिए भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? भय कुछ गठबंधनों का सुझाव देता है। कुछ भारतीय इस बात से बहुत चिंतित हैं कि वे अजय चीन के रूप में क्या देखते हैं, क्योंकि अब यहां पर आप देख सकते हैं कि परिवर्तन, यह कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे वैश्विक, सामरिक, रणनीतिक, राजनीतिक परिवर्तन होंगे। आप देख सकते हैं कि आज जिस तरह से हम लोग एक कम यानी क्वारंटाइन में सभी चीजों की आज देख रहे हैं कि किस तरह से इस कोरोना वायरस के समय में आप देख सकते हैं कि नए अवसर के भी उपलब्ध होने की आशंका बढ़ जाती है। अब देखा जाए तो इस कोरोना वायरस से देखा जाए तो अवसर पैदा यानी नई विश्व व्यवस्था कायम होगी, यानी वैश्वीकरण पुनर्परिभाषित होगा। तो ऐसे में चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होगा। तो ऐसे में भारत को बहुत बैलेंस बनाकर संतुलन स्थापित करके आगे बढ़ना पड़ेगा। समता मूलक विश्व की ओर बढ़ेगा, वैश्विक व्यवस्था सहकारी साझी विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ेंगे। विकास या वृद्धि की सीमाएं तय होंगी, विकासशील देशों की भूमिका बढ़ेगी जैसे कि हमारे भारत की, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में इनका प्रदर्शन आप देख सकते हैं विकसित देशों से अच्छा रहा है। चाहे आसियान देशों की बात कर लिया जाए, G20 समिट में आप लोगों ने देखा होगा, मोदी ने भी कहा है कि अब हमें वैश्वीकरण के नए दौर की जरूरत है, जो मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होगा, अर्थात गांव, गरीब, विपन्न, पिछड़ा, वंचित वर्ग, वैश्वीकरण हो, उस वैश्वीकरण की ओर जाना है। तो नए मनोवैज्ञानिक अवसर को खोज रहे हैं। इस दौरान जो डर कर बैठ जाएगा, इस दौरान जो चिंता से मर जाएगा, वह नवसृजन की ओर कैसे आगे आएगा। तो ऐसे में भारत के लिए एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना होगा भारत को। तो इसमें जैसे कि पर्पस ऑफ लाइफ, सेल्फ यानी आत्मसिद्धि, अपने अंदर झांकने का, अपनी गलतियों को पहचानने का, अपने रिश्तों को नए सिरे से पिरोने का, आत्म साक्षात्कार करने का समय है भारत के लिए। अतः यह समय है कोविड-19 चिंतन मनन से नव सृजन की प्रेरणा दे सकता है। जो यह नया सृजन है वह दार्शनिक संदर्भ व व्यवहारिक संदर्भ, मनोरंजन सौंदर्य को रिफाइन कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह समय तनाव, दुख, अवसाद, उतावलापन और अनिद्रा, अकेलापन, पैनिक आदि में खर्च ना करके बल्कि उपरोक्त बिंदुओं पर करते हुए हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये विश्व के देशों में यानी आसियान देशों में भी, चाहे G20 की मीटिंग हो, अभी नैम समिट में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो भारत को चीन और भारत उस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ही संतुलित अपने पैर को आगे बढ़ा रहा है। चीन और भारत को लेकर के अभी इधर बीच कोई भी आप देखिए टीका टिप्पणी नहीं आ रही है। तो यह एक ऐसी दुनिया है जो रचनात्मक कूटनीति और लचीलेपन का आह्वान कर रही है, जो शक्ति के तेजी से बदलते संतुलन और हमारे चारों ओर की शक्तियों को, याद रखिएगा, चारों ओर की शक्तियों के सह संबंध को समायोजित कर रही है। तो जैसे 2017 का डोकलाम संकट केवल सबसे हालिया उदाहरण जो दिखाता है कि भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती चीन के साथ कोई और निपटने के लिए तैयार नहीं है। तो इस दुनिया के बाकी हिस्सों में से एक तीखी प्रतिक्रिया देखी और किसी एक चीज की जो है कह सकते हैं उम्मीद करना
अनुचित है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चीन का सवाल, द चाइना क्वेश्चंस, यानी चीन की बढ़ती सबसे बड़ी चुनौती भारत की खोज को पटरी से उतार सकती है। यानी कि आज देखा जाए तो सबसे बड़ा जो रास्ते में खड़ा है वह चीन है। नहीं तो भारत वैश्विक स्तर पर जिस तरह से अपनी मान्यता को, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, ऐसे में चीन ही है जो रास्ते में खड़ा है। लेकिन यह एक अवसर भी है। जाहिर है कि बड़ा सवाल है कि चीन को कैसे हैंडल किया जाए। यह एक संभावना है कि चीन को द्विपक्षीय रूप से संलग्न करने के लिए, देखने के लिए क्या दोनों देश 1988 के राजीव गांधी की यात्रा में औपचारिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया मापांक विकसित कर सकते हैं। वह ढांचा अब काम नहीं कर रहा है और रिश्ते में तनाव संकेत हर जगह हैं। तो जितना अधिक भारत बढ़ेगा उतना ही उसे चीनी विरोध का सामना करना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य शक्तियों के साथ भी काम करना होगा। उसके हितों को पड़ोस, क्षेत्र और दुनिया में संरक्षित किया जाए। शेष राशि चीन के साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा के भी बदलती रहेगी, जो दोनों उस रिश्ते की विशेषता है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ ये हो जाती है कि तेजी से प्रयोग करने योग्य और प्रभावी शक्ति संचित करने की आवश्यकता है, जबकि मैक्रो संतुलन को सही होने से समय लगेगा। हितों को एक गणना से पता चलता है कि भारत चीन संबंध सरल आख्यानों की तुलना में अधिक जटिल हैं और वास्तव में यह है कि दोनों पक्षों के लिए एक नए तरीके की तलाश करने के लिए यहाँ जगह है। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच उनके मूल हितों, जो लाल रेखा खींच गई है, मतभेदों, अभिसरण के क्षेत्रों में उच्च स्तरीय रणनीतिक वार्ता की आवश्यकता है। दोनों को नजदीक आना पड़ेगा। यूएस भारत के परिवर्तन के लिए एक आवश्यक भागीदार है, लेकिन वह दुनिया से पीछे हट रहा है। आज आप देख रहे हैं कि यूएस में आप देख सकते हैं कि पर्ल हार्बर और जो 2011 की जो घटना थी 9/11, आप देख सकते हैं कि उस घटना के बाद वह कितना क्रोधित हुआ था पूरे विश्व में। हाँ, आतंकवाद एक तरह से देखा जाए 2001 के बाद ही अपने जो है मूर्त रूप में आया। तो ऐसे में आज लाखों की संख्या में अमेरिकी मारे जा रहे हैं, 2-3 करोड़ से अधिक बेरोजगार हो गए हैं। तो एक तरह से देख सकते हैं कि शक्ति संतुलन, यानी अब क्या है, अब शक्ति जो पावर है वह एक तरह से देखा जाए स्थानांतरण होने की स्थिति है। तो ऐसे में भारत को बहुत चातुर्यपूर्ण नीति अपनाना होगा और कैसे चीन के साथ सौदा करना होगा, कैसे उसको आगे बढ़ना है, यह भारत की अपनी कूटनीतिक विशेषज्ञता ही उसको आगे बढ़ा सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोहरा मौका इंतजार कर रहा है, यानी डबल अपॉर्चुनिटी अवेट्स। हम ऐसे समय में हैं जब रणनीतिक भ्रम की गहरी भावना है। भारत के मामले में यह भ्रम केवल अंतिम लक्ष्य के बारे में है। भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्राप्त करने में सर्वोत्तम साधनों पर भी विस्तार करना पड़ेगा। भारतीयों को परिणाम बनाने के साथ कथा को, यानी इस जो डायलॉग है दोनों देशों के बीच, नियंत्रित करने में, जो गलत हो या सही हो, विदेश नीति का जो वास्तविक कार्य है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भारत को एक विश्व गुरु या विश्व शिक्षक होने का जो लक्ष्य घोषित किया है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का आयातक होने के बावजूद भी अभी भारत दूर है। न ही यह स्पष्ट है कि यह स्थिति वास्तव में भारत के नागरिकों के जीवन को बदलने में योगदान करेगी, हालांकि यह अहंकार को संतुष्ट कर सकती है। तो भारत के लिए आशावादी बने रहना जरूरी है, क्योंकि एक तरह से आप देख सकते हैं भारतीय दर्शन, अगर फिलॉसफी की बात की जाए तो भारतीय दर्शन आस्था और विश्वास आशावाद पर ही टिका हुआ है। तो यदि यह अपने तरीके से बदलता है तो यह दोहरे अवसर का क्षण होगा। सामरिक रूप से चीन यूएस विवाद जो संरचनात्मक है, इसलिए एक प्रतिमान के साथ कुछ समय के लिए जारी रहने की संभावना है। क्योंकि यह चीन यूएस विवाद इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे में भारत को संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से अस्थायी सौदों और जीत के बावजूद सहयोग के बढ़ते विवाद से दूर, यानी कि इस तरह से अन्य शक्तियों के लिए अवसरों स्थान को खोलता है। चीन और अमेरिका दोनों ही अपनी प्राथमिक चिंता से निपटने के लिए अन्य विवादों और तनाव पर ज्यादा नजर डालेंगे। तो ऐसे में भारत यहाँ पर अपना कह सकते हैं कि वह दोहरा लाभ उठा सकता है। और ये बहुत ही अच्छा लेख है। कौन है ये? शिवशंकर मेनन, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो इस तरफ का एक लंबा संस्करण इंडिया फॉरेन अफेयर स्ट्रेटजी यानी ब्रुकिंग्स इंडिया इंपैक्ट सीरीज मई 2020 में दिखाया
दिखाई दिया है। तो इसमें जो है ये शिवशंकर मेनन का बहुत ही सुंदर लेख है। इसी पर आधारित एक प्रश्न दिया हूं, इसको लिखने का प्रयास करिएगा। इस पर 2-3 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो मैंने एकदम सरल भाषा में बनाया, क्या भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं और उनके कार्यों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सुधार करने की आवश्यकता है? विश्लेषण करें 250 शब्दों में इंटरनेशनल रिलेशन के तहत। तो इसको लिखिएगा, बहुत ही सुंदर उत्तर निकल कर आएगा। इसको फिर आप मेल कीजिएगा, चेक करेंगे। तो इस तरह से आज हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की प्रमुख खबरों को लिया, प्रीलिम विशेष प्रश्नों को ज्यादा लिया, आज मुख्य परीक्षा का एक ही प्रश्न दिया। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।